नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्रागैतिहासिक काल से शुरू होके आद्य ऐतिहासिक काल की तरफ बढ़े हैं। उसके बाद अभी हम सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में थी, उसके बारे में डिटेल बताया गया। उससे पहले की थोड़ा इससे पहले की वीडियो एक है, उसमें हमने सैंधव सभ्यता के उद्भव विकास की थोड़ी सी कहानी बताई थी। यहाँ पर हम अब सैंधव सभ्यता के नगर नियोजन की बात करेंगे। हर एक वीडियो में एक टॉपिक उठाएंगे वहाँ से, क्योंकि सैंधव सभ्यता बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए एक टॉपिक को विधिवत चर्चा किया जाएगा। यहाँ हम नगर नियोजन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वहाँ हमने स्वरूप के बारे में चर्चा किया था। सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उस समय की आज से लगभग 5000 साल पहले इतनी विकसित सभ्यता थी और नगरी थी। उसकी व्यवस्था को हम देखेंगे यहाँ पे, किस प्रकार के सड़क निर्माण थी, किस प्रकार नाली निकास जल निकास व्यवस्था थी, किस तरह स्नानागार थे, किस तरह अन्नागार थे, कौन से साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इन सारी चीज़ों का विधिवत यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। और जो भी यहाँ पे तथ्य दिए जा रहे हैं हमेशा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे परीक्षा के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी वह है पर्यावरण के अनुकूल नगर नियोजन। आज देखिए 21वीं सदी की बात कर रहे हैं हम। इस समय अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नगर, बहुत सारे ऐसे शहर बसाए गए हैं जो पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति पहुंचा रहे हैं। आप किसी भी बड़े महानगर को उठा के देख लीजिए, चाहे आप महानगर की बात छोड़िए, आप कुछ शहरों को उठा के देख लीजिए, जैसे जो गंगा जी के किनारे या यमुना जी के किनारे स्थित हैं या किसी और नदी के किनारे स्थित हैं, उन शहरों की वजह से उस नदी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जा रहा है। वह नदी ही जैविक रूप से मृत घोषित हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं आज के नगर नियोजन की व्यवस्था के हिसाब से अगर हम देखें तो आज से 5000 साल पूर्व तो और अच्छी व्यवस्था थी। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि हम विकास किए हैं या हम अपने जो है विकास के कहा जाए तो पतन की ओर गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम इतनी पुरानी सभ्यता की कैसे वो पर्यावरण के अनुकूल थी, अब आगे देख रहे हैं। लगभग सभी दो नगरों नगर लगभग सभी दो नगर दो भागों में विभक्त थे। सभी नगर, प्रथम भाग ऊंचा होता था जो दुर्ग निर्मित होता था उसमें, जिसमें संभवतः शासक वर्ग रहा करता था जो उस समय हड़प्पा सभ्यता में शासन करता रहा होगा। जो दूसरा भाग होता था वह सामान्य जनता के निवास के लिए होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की बस्तियों के नगरों में कुछ समानताएं थी। जैसे नगर पश्चिम और पूरब दो भागों में बटे हुए होते थे। जो पश्चिम का हिस्सा होता था नगर का, उसमें किला होता था जैसा कि शासक वर्ग रहता था, और जो पूरब का हिस्सा होता था, निचला हिस्सा होता था, उसमें सामान्य जनता रहती थी, श्रमिक वर्ग रहता था। कालीबंगा को छोड़कर लगभग सभी नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। कालीबंगा एक ऐसा स्थल है जो सैंधव कालीन ही स्थल है, ऐसा स्थल है जहाँ से कच्ची ईंटें मिली हैं। अन्यथा जो भी साइट्स प्राप्त हुए हैं, जो भी स्थल प्राप्त हुए हैं, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चौनोदड़ो हो, लोथल हो, बनावली हो, कालीबंगा हो, कोई भी स्थल है वहाँ पे पक्की ईंटें प्राप्त हुई हैं, लेकिन यहाँ कच्ची ईंटें। सैंधव सभ्यता में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। ठीक है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। वहाँ की जो नगर नियोजन थी या जो प्रशासक उस समय था, उसके नियम कानून भी बड़े ही अद्भुत रहे होंगे। उसके बारे में अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि जो लिखित साक्ष्य है हड़प्पा सभ्यता का, भाव चित्रात्मक लिपि में है, जो अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि शासन कौन कर रहा था और शासन की पद्धति कैसी थी, एक अनुमान केवल लगाया जाता है। प्रत्येक घर से निकलने वाले पानी को नालियों के माध्यम से बड़े नालों में जोड़ा जाता था। जैसे अभी भी आप देखते होंगे सीवर लाइन बिछी बिछी होती है, जहाँ पर अगर जैसे कोई नदी होती है तो वहाँ सीवर लाइन बिछी होती है। तो आप ऐसे ही से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मेन लाइन हो गई। अब इसमें क्या होता था कि मान लीजिए ये बस्ती हो गई, अब बस्ती के बीच से एक लाइन आ रही है। अब बस्ती में क्या है, लोग अपने अपने घरों से लाइन लगा दिए हैं उसमें अपने घर के नाले। अब ये क्या रहा है, ये आके मेन नाले में जुड़ रहा है, ये बड़ा नाला होता था। अब इस बड़े नाले को कहीं बाहर निकाला जाता था ले जाके, लेकिन इस तरह की नालियों में और इस तरह की नाली में बीच बीच में मेन होल बने होते थे। मेन होल बने होते थे जैसे कि अगर कभी वो अवरुद्ध हो जाए तो इसको साफ सफाई किया जा सके। इसके अलावा आप देखेंगे कि बड़े बड़े नालों को ईंटों और पत्थरों से ढका रखा जाता था। मतलब ये ढके भी रहते थे, खुले नहीं रहते थे। और आज आप अगर छोटे मोटे म्यूनसिपल शहर को भी देख लीजिए या फिर कोई
कस्बा देख लीजिए, वहाँ के अगर नाली नालियों के तो बिल्कुल खुले रहते हैं और बहते रहते हैं सड़कों पे। तो कहीं न कहीं उस समय की व्यवस्था का ये अद्भुत उदाहरण है। सड़कों और नालियों का साक्ष्य बनावली से प्राप्त होता है। बनावली में सड़कें और नालियों के जो अवशेष हैं, वो काफ़ी हद तक संरक्षित हैं अभी भी। उसके अलावा मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। ठीक है, चूँकि आगे हम एक-एक शहर को या एक-एक स्थल को विशेष रूप से पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ केवल एक परिचय दिया गया है संक्षिप्त, आप उसको देख लीजिए बस हो गया। यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। अब ये स्नानागार क्या, और स्नानागार में उतरने के लिए गहराई होती थी, 11.8 मीटर जो है इसकी लंबाई थी, 7.1 मीटर चौड़ाई थी और 2.43 मीटर गहराई हुआ करती थी, और उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। बगल में कपड़े वगैरह बदलने के लिए जैसे होता था, तो उसके लिए कक्ष बने हुए थे अलग से। फर्श जो थी पक्की ईंटों की बनी हुई थी, और जो स्नानागार होता था उसमें जल आपूर्ति के लिए बड़ा कुआं बनाया गया था, उससे उसमें जल आपूर्ति होती थी, और स्नानागार से जल निकासी की भी उचित व्यवस्था की गई थी। इसका प्रयोग सामान्यतः अनुमान लगाया जाता है कि जैसे अगर कोई बड़ा, जैसे आज भी देख लीजिए आप, कहीं अगर मेला वगैरह लगता है किसी मंदिर में या कहीं बड़ी जगहों पे मेला लगता है, दरगाह वगैरह या कोई मस्जिद है या फिर गुरुद्वारा में खासकर देखिए तालाब आज भी पाए जाते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो उनका इस्तेमाल किस किस तरह आप है देख सकते हैं अलग अलग। अब इसमें क्या होता था कि कोई मंदिर नहीं मिला है इस सभ्यता में, एक खास बात है, ये पॉइंट आप चाहे तो नोट कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता या किसी भी स्थल से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस बात का तो बहुत कम प्रमाण है कि वो मंदिर रहा होगा, मेला लगता रहा होगा, लेकिन हाँ, कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह के समय इसका बहुतायत प्रयोग किया जाता रहा होगा, इसलिए इस तरह की इसकी डिजाइन बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो से अन्नागार भी मिला है, मोहनजोदड़ो से अन्नागार की भी प्राप्ति हुई है, जो काफ़ी लंबा है, दिया हुआ है। कभी कभी देखिए, अब एक घिसा पिटा प्रश्न हो गया, लेकिन कोई भरोसा नहीं, किसी छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका जो पैमाना होता है। हड़प्पा से भी अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। देखिए अंतर क्या है, जो हड़प्पा से अन्नागार के साक्ष्य मिले हुए हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है उसमें कि जो उत्पादन होता था, अनाज का उत्पादन जो होता था, जब अधिशेष होता था उत्पादन, तो उत्पादन अधिशेष को संग्रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा होगा, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि इतने बड़े अन्नागार की वहाँ उपस्थिति, और जिस हिसाब से बनाया गया था, पत्थर के ऊंचे टीले बनाए गए थे बोरी वगैरह के, जिससे कि ज़मीन के नीचे से जो नमी वगैरह है उससे सुरक्षित रहे, कीड़े मकोड़े सुरक्षित रहे, इस तरह का बनाया गया था। अब यहाँ महत्वपूर्ण नगर देख लेंगे। अब यहाँ से ये हमारी आखिरी स्लाइड है इसकी। अब अगली वीडियो में हम यहाँ और भी नगरों के बारे में देखेंगे। हम पहला नगर यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। कभी कभी पूछ लेता है, जैसे ये किसी साल के 18 या 19 के पीसीएस में भी पूछा जा चुका है इस तरह का प्रश्न। ठीक है, तो ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। टेराकोटा का अर्थ क्या हुआ, ठीक है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या हुआ, कालीबंगा का अर्थ क्या हुआ, इस तरह के शब्द पूछ लिए जाते हैं। तो हमें जानकारी रखनी, सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ हुआ, तो कहीं कहीं मोहनजोदारो भी मिलता है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, मोहनजोदड़ो ही वही शब्द है। मृतकों का टीला कहा जाता है इसे। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट के दाहिने तरफ स्थित है मोहनजोदड़ो। जो इसकी खोज की गई थी 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। यहाँ से प्रसिद्ध स्नानागार प्राप्त हुआ है, और यहाँ का स्नानागार वगैरह देख के जो इसकी विशालता है, जो इसकी भव्यता है, जो इसकी ज्यामितीय आकृति है, ठीक है, जो इसकी उपयोगिता के आधार पर निर्माण है, जो आर्किटेक्चर बनाया गया है जिस हिसाब से, उसे देखते हुए जो जॉन मार्शल थे, पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के जो निदेशक थे, याद होगा आपको, ठीक है, उसके जो है निदेशक थे, उन्होंने इसे कहा तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। क्योंकि आज से 2500-3000 साल पहले, 5000 साल पहले इस तरह की आकृति का निर्माण और कहीं नहीं मिला था, इस तरह की ज्यामिति कहीं नहीं मिली थी, इस तरह की व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिली थी। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। यहाँ की सड़कें भी विशेष थी, मुख्यतः 9.15 मीटर चौड़ी सड़कें थी, अपने आप में बहुत चौड़ाई है, ठीक है, जिसे राजपथ कहा जाता था। बाकी जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें ऐसी नहीं होती थी टेढ़ी मेढ़ी होती थी, जहाँ चाहे घूम गई जहाँ चाहे मुड़ गई, नहीं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर ही काटती थी। और जो ये ज्यामिति बनी, जो ये डिजाइन बनी, इसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया, इस पैटर्न को।
जो समकोण पर काटती थी, जो उनका निर्माण जिस था उसे ऑक्सफोर्ड पैटर्न, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। यहाँ से कुछ अन्य चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं मोहनजोदाड़ो से, जैसे कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, नृत्य करते हुए उसकी मूर्ति है, भाव भंगिमा में है, उसी भाव भंगिमा में। कुंभकारों के भट्ठे मिले हैं, हाथी का कपाल खंड मिला है, सरवाला खंड, गले हुए तांबे का ढेर मिला है। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, ताम्र पाषाणिक संस्कृति सभ्यता जो थी वो हड़प्पा सभ्यता की पूर्वकालिक थी। उसने हड़प्पा सभ्यता को उत्तराधिकारी बनाया अपना, तो वहाँ तांबा का सर्वाधिक इस्तेमाल होता था और उसका ढेर यहाँ प्राप्त होता है। सीपी की बनी हुई पटरी प्राप्त हुई है, ठीक है। उसके अलावा कुएं से प्राप्त नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। अब क्यों प्राप्त हुए, क्यों कुएं से मिले, इसके पीछे शोध का विषय है, हमें जानकारी नहीं लेना है इसके बारे में। घोड़े के दांत भी प्राप्त हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि उस समय घोड़े पाले जाते थे या उस समाज में रहे होंगे लोगों के बीच में। तो ये हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है और अगली वीडियो में हम मिलेंगे विशेष स्थलों को लेकर, इससे संबंधित और उनसे संबंधित विशेष जानकारी को। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।